हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी का एक एमसीक्यू का सेट लेकर आया हूं। एक्चुअली इससे पहले भी हमारे चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर बाल मनोविज्ञान का, उसमें 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। और ये जो है हमारा वीडियो नंबर 6 होगा। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, बीएड, टीईटी या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है इन सारे एग्जाम में होता है। बेसिकली हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान का जो सिलेबस है इससे 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपने सिलेबस देखा ही होगा तो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो के क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसका जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं भविष्य में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट ना करते हुए, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, या फिर स्व केंद्रित अवस्था। ठीक है, यहाँ पे स्वर नहीं होगा, एक्चुअली में स्व केंद्रित अवस्था होगा। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगाने की कोशिश करिएगा और लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि 25 में से आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है इसी में किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का क्या नाम होता है? डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्फेसिया, क्या कहा जाता है? देखिए, सीखने में अगर अक्षमता की बात होता है, लेकिन गणितीय विकार, मैथमेटिकल अगर विकार की बात होता है तो वहाँ पे डिसकैलकुलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य में व्यक्तिक भिन्नताएं निर्धारित होती है पर्यावरणीय भिन्नताओं से, आनुवंशिकीय भिन्नताओं से, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न ये है कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पर्यावरण और आनुवंशिकता, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध से ही ये निर्धारित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि शारीरिक विकास क्षेत्र है कौन सा? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन, क्या इसका राइट आंसर होगा? आंसर है इसका स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 में से आपका उम्मीद है 2 या 3 तो सही हुआ ही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न है कि वंशानुक्रम के वाहक होते हैं भोजन, अंड, जीन्स या फिर जैविक रसायन। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो जीन्स होते हैं। ठीक है, ये जीन्स के माध्यम से ही माता पिता का जो कैरेक्टर्स होता है, जो उनके जो गुण होते हैं वो उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो जीन्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो वंशानुक्रम के वाहक कौन से होते हैं? जीन्स होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक योग्यताओं की कुल विमाएं कितनी होती है? 130, 135, 140 या फिर 145? इसको डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। गिलफोर्ड का जो बुद्धि सिद्धांत है, इन्होंने बताया था बुद्धि सिद्धांत में कि जो बौद्धिक योग्यताओं की कुल विमाएं कितनी होती है, तो 130 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 130 होती है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है यहाँ पे कि संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण पियाजे के सिद्धांत के किस अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, पियाजे का जो सिद्धांत है उसके किस अवस्था में संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण पाए जाते हैं? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था या फिर चौथी अवस्था? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरी अवस्था में संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण तीनों पाया जाता है।
8वां प्रश्न है, भाषा सीखने की प्रकृति के रूप में स्वाभाविक क्रम क्या है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको भाषा सीखना है तो कौन से क्रम में उचित रूप से सही क्रम होगा जिससे सीखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले कोई सीखता है तो सुनता है। कोई भी भाषा को अगर सीखना है तो उसको आपको सीखना पड़ेगा, सॉरी सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले सुनेगा, इसके बाद उसको बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर बाद में लिखने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में सीखना सीखेगा। ठीक है, तो ये किसी भी भाषा को सीखने का उचित क्रम होता है। चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन, ठीक है, उसके जनक कौन थे। ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ये सब याद रखिएगा। कौन थे, टैन, साली, डार्विन या फिर स्टैनली हॉल। कौन थे आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैनली हॉल थे। इन्हीं के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन को चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 10 है, व्यक्तित्व निदान विधि किस विधि का ही एक संशोधित स्वरूप होता है। प्रक्षेपण विधियां, मनोविश्लेषण विधियां, या फिर मनोमिति विधि, या फिर साक्षात्कार विधि। क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषण विधि के कोई व्यक्तित्व निदान विधि का ही एक विशेष संशोधित रूप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन लेंदी है कि शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों, शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सीखना शिक्षक का कार्य यही है। जीना सीखना नहीं सिखाना शिक्षक का कार्य यही। उपरोक्त में से कथन किसका है। ये जो पूरा कथन जो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक किसने दिया था, रूसो ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर फ्रोबेल ने, किसके द्वारा दिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये जो पूरा कथन है कि शिक्षक जो है बालक को सिखाता है कि जीना है कैसे, जीना कैसे है, तो ये पूरा कथन किसका है, फ्रोबेल जी का है। 12वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखना है वह प्रक्रिया है। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या फिर सामाजिक परिपक्वता। क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोशलाइजेशन या फिर समाजीकरण के माध्यम से ही परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि मानव शिशु जो कुछ बनता है, मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है। और यह कथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर किसी को इसका आंसर आना चाहिए। और ऐसे भी अगर आप समझेंगे तो एक बिल्कुल सही कथन है कि देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल 5 साल के बच्चे, उनको शुरुआत में ही जैसा सिखाया जाएगा भविष्य भी उनका उसी तरह का बनेगा। और ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है। ब्रूनेट के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, स्किनर या फिर फ्राइड के द्वारा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्राइड जी ने यह कथन दिया था कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है वो जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि भाटिया बुद्धि परीक्षण खाली स्थान से खाली स्थान वर्ष तक के बालकों के बुद्धि परीक्षण के लिए निर्मित किया गया है। 13 से 16 वर्ष, 12 से 17 वर्ष, 11 से 16 वर्ष या फिर 10 से 15 वर्ष। कितने वर्ष तक के बच्चों को भाटिया बुद्धि परीक्षण में उनके ऊपर परीक्षण, बुद्धि परीक्षण उनका किया जाता है, बताइए। इसका आंसर है 11 से 16। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 11 से 16 वर्ष तक के बालकों के बुद्धि परीक्षण कहाँ किया जाता है, भाटिया बुद्धि परीक्षण में। 15वां प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या फिर 5 वर्ष तक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 वर्ष तक को संवेदी पेशीय अवस्था के रूप में जाना जाता है पियाजे के अनुसार। ठीक है, 15 प्रश्न हमारा हो गया। चलिए 16वां प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों के उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है।
ठीक है, बताइए किस अवस्था को हम उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था में नहीं रखते? दूसरों की भाषा को समझना, विस्फोटक ध्वनियाँ, शब्दावली का उच्चारण या फिर सॉरी शब्दावली का निर्माण या फिर उच्चारण। बताइए क्या इसका आंसर है? इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विस्फोटक ध्वनियाँ। 17 नंबर का प्रश्न है कि बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक की उम्र कितनी मानी जाती है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 माह, 2 वर्ष से 11 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष। किस वर्ष को बाल्यावस्था की उम्र मानी जाती है? तो 2 वर्ष से लेके 11-12 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसको बाल्यावस्था के रूप में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि अंतर्निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मानसिक अवस्थाओं और अनुभूतियों का अध्ययन स्वयं करना, मानसिक अवस्थाओं का दूसरों के द्वारा अध्ययन करना, शारीरिक अवस्थाओं का मूल्यांकन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अंतर्निरीक्षण का मतलब होता है कि खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपनी खुद की मानसिक अवस्थाओं को और अनुभूतियों को अध्ययन करना, इसी को हम अंतर्निरीक्षण कहते हैं। अंतर का मतलब ही होता है स्वयं का, और निरीक्षण खुद का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे सीखता होगा, क्या बोल रहा हूँ कि बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भी भाषा को सीखता है उसको क्या कहते हैं? बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या फिर राजभाषा। इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा कि जन्म के बाद से परिवार में जिस भाषा को सीखता है वो उसका मातृभाषा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न कि किस व्यक्ति के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है? किस व्यक्ति ने बोलो कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था इस तरह से? जेम्स डेवर ने, हरलॉक ने, जॉन लॉक ने या फिर क्रो एंड क्रो ने? किसने इसको इस तरह से बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जेम्स डेवर। जेम्स डेवर ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य का जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक के विकसित होने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। किससे कम है? बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है उसी को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से मंदित किसको कहेंगे? कितना बुद्धि लब्धि या कितना इंटेलिजेंस कितने से कम होगा कि उसको मानसिक मंदित कहेंगे? 90, 70, 100 या फिर 120? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंस कोशेंट या भी बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो उसको हम मानसिक मंदित के कैटेगरी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न, और वो प्रश्न इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त में से सभी। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा कि अगर किसी व्यक्ति के स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी का एक ऐसा क्षेत्र है जिससे शारीरिक विकास को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। मतलब लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास के क्षेत्र में ऐसा क्या शोध किया था जिसके लिए उनको जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक शोध के लिए, शारीरिक शोध के लिए, भावनात्मक शोध के लिए या फिर नैतिक शोध के लिए? किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैतिक शोध के लिए लॉरेंस कोलबर्ग को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर का प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि प्रत्येक स्त्री के अंड में या फिर कह लीजिए कि एग सेल जो होता है में खाली स्थान एक्स वंशसूत्र या फिर गुणसूत्र, वंशसूत्र को हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं या फिर इसी को हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब प्रत्येक स्त्री, जितनी भी स्त्रियां होती है उसमें कितने तरह का
एक्स गुणसूत्र होता है? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 26 जोड़ी या फिर 30 जोड़ी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी एक्स एक्स गुणसूत्र महिलाओं के अंदर होते हैं। पुरुषों में भी एक्स एक्स ही होते हैं, लेकिन एक जोड़ी ऐसा होता है जो एक्स वाई प्रकार का होता है। ठीक है, तो पुरुषों में एक्स वाई प्रकार का एक गुणसूत्र अलग पाया जाता है और महिलाओं में पूरा जो है एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में कोई कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, और संख्याओं में अगर पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 25वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि सामाजिक दृष्टि से अपंग बालक होते हैं सांवेगिक, अपरिपक्व, श्रवणहीन, दृष्टिहीन या फिर कोई नहीं? किस व्यक्ति को या किस बालक को सामाजिक दृष्टि से अपंग कहते हैं? तो आंसर है सांवेगिक अपरिपक्व, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा। 25 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।